हेलो दोस्तों, आइडिया स्टडी सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लाए हैं सेट नंबर 3, ये सेट 2 है, सेट 3, जिसमें 2011 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हम उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और 2011 में जितने भी फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो पे स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, मज़ा ज़रूर आएगा। और वीडियो में हम फुल्ली एनालिसिस तरीके से पढ़ाते हैं, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है वीडियो के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अपना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए 2011 में जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सबसे पहला क्वेश्चन फिजिक्स में पूछा गया था, एन अपर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई टी का समतुल्य निर्वात में डैश पथ की लंबाई है। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि एन अपर्तनांक कितना है, एन वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई टी है। जो पथ है उसकी लंबाई क्या है, टी है। इसका समतुल्य निर्वात में डैश पथ की लंबाई होगी। तो इसमें क्या पूछा है, निर्वात में पथ की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले दिया क्या है, अपर्तनांक। तो इसमें आपको अपर्तनांक दिया है, अपर्तनांक कितना है, एन दिया है। अपर्तनांक आपको एन दिया है। और ये जो कोई भी माध्यम है, मान के चलिए यहाँ पे शीशा है, माध्यम क्या है, शीशा। तो जो माध्यम शीशा है, तो शीशा का जो पथ की लंबाई टी दिया हुआ है। और इसमें पूछा है निर्वात में पथ की लंबाई क्या होगी, आप उसको बताना है। तो देखिए ये तो मेनली जो एन आपका अपर्तनांक भी दिया है और पथ की लंबाई दिया है। जैसे मान लीजिए कि ये एक शीशा है, ये एक शीशा है, ये एक शीशा है और ये एक शीशा है। तो यहाँ से यहाँ तक कि शीशे की जो पथ की लंबाई है वो क्या है, वो टी है। और अगर हम इसे प्रकाश गुजारते हैं तो ये शीशे से जाएगी तो हल्का विचलित हो जाएगी। यहाँ से हम कोई प्रकाश गुजारे, मान चलिए यहाँ से भी कोई प्रकाश हम गुजारे, तो ये जो अपर्तनांक होगा इसका अपर्तनांक कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। इसका एक फार्मूला होता है, यानी जो पथ की लंबाई होता है, पथ की लंबाई बराबर हो जाएगा आपका अपर्तनांक इंटू माध्यम की लंबाई, अपर्तनांक इंटू माध्यम की लंबाई। तो अपर्तनांक तो यहाँ कितना है, एन है, और पथ की लंबाई क्या है, टी। तो यह हो जाएगा एन टी। तो इसका तो आंसर हो गया एन टी। एन टी क्या है, एन टी, बी नंबर। यानी इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। अब चलिए इससे कुछ समझ लेते हैं इसके बारे में, अपर्तनांक। तो अपर्तनांक के बारे में आप लोग सब कुछ जानते हैं, अपर्तनांक क्या होता है। तो अपर्तनांक जो होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह जो होती है थोड़ी सी मुड़ जाती है, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्तनांक कहते हैं। और तो अपर्तनांक बराबर होता है, ये अलग से थोड़ा मोड़ा मैं बता दे रहा हूँ। अपर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ये तो 10th में आप लोग पढ़ के आए होंगे, ये 10th लेवल का क्वेश्चन है। अपर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल। जैसे अगर आपको पानी का अपर्तनांक निकालना है तो 1.003 होता है। आपको एल्युमिनियम का अपर्तनांक निकालना है, लोहा का निकालना है, किसी भी चीज़ का अपर्तनांक निकालना है तो अपर्तनांक निकालने का ये एक फार्मूला है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल से आप अपर्तनांक निकाल सकते हैं। मान के चलिए अपर्तनांक अगर n है तो निर्वात में प्रकाश की चाल c हो जाएगा, उस माध्यम में प्रकाश की चाल जो हो जाएगा वो क्या होगा, v होगा। तो n बराबर सी भी ये होता है। और ये जो अपर्तनांक होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है। जो अपर्तनांक होता है, अपर्तनांक इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ये जो होता है इसका मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है, इसका मात्रक भी नहीं होता है
और इसका बीमा भी नहीं होता है, ये बीमा विहीन भी होता है। लेकिन हम लोग इसे विशिष्ट, इसका एक विशिष्ट जो हम लोग कह सकते हैं, एक विशिष्ट राशि के द्वारा हम लोग इसे व्यक्त करते हैं। तो इसको अपर्तनांक को हम लोग अपर्तनांक को हम लोग एन से या म्यू से व्यक्त करते हैं। क्या? एन से या म्यू से व्यक्त करते हैं, लेकिन इसका कोई मात्रक या बीमा नहीं होता है। इसे हम लोग एन से या म्यू से व्यक्त करते हैं, इसका कोई मात्रक या बीमा नहीं होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 1 म्यू 2, यानी 1 और 2 के बीच अपर्तनांक का मान होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। तो ये जनरली थोड़ा सा अपर्तनांक के बारे में मैंने बताया। अपर्तनांक बराबर ये 10th लेवल का जो है ये जानकारी है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल जहाँ एन बराबर क्या होगा, सी भी, यानी सी क्या हो गया, प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल, भी उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अपर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, नहीं इसका बीमा होता है। अपर्तनांक को हम लोग एन या म्यू से व्यक्त करते हैं, जैसे हमने यहाँ एन बराबर लिखा है, तो इस टाइप से इसको व्यक्त किया जाता है। बाकी इसका कोई बीमा और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। हाँ, और जो अपर्तनांक जो होता है वो ये बताता है कि कोई भी वस्तु या कोई भी माध्यम कितना सघन है या कितना विरल है। इससे अपर्तनांक से इस चीज़ का पता लगता है कि मान के चलिए कि अगर पानी है या किसी चीज़ का घोल है तो वो कितना सघन है वो, या वो कितना विरल है, इस चीज़ का पता हम लोग अपर्तनांक से लगाते हैं। तो अपर्तनांक का जेन्युइन यही काम है। आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है। तो चलिए, स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है, ऑप्शन दिया है ए संरक्षी, 2 नंबर असंरक्षी, 3 नंबर दिया है ए और बी दोनों, और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया है। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, जो स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है वो संरक्षी होता है। इसका चर्चा हमने नेक्स्ट वीडियो में भी किया था, इस वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। आवेश होता है तो उसके चारों ओर अगर कोई आवेश है, मान के चलिए कोई क्यू आवेश है, तो इसके चारों ओर तो जो क्षेत्र उत्पन्न होगा हम लोग उसे क्या कहेंगे, इसके चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होगा इसे हम लोग कहेंगे विद्युत क्षेत्र। इसे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र। ये कोई आवेश है, इसके चारों ओर जो उत्पन्न होगा आवेश, उसको हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र। अब देखिए, तो स्थिर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र, देखिए, स्थिर विद्युत क्षेत्र उसे कहते हैं जो आवेश के स्थिर अवस्था में होने वाले प्रभाव और घटनाओं को बताता है। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र से क्या पता चलता है, आवेश के स्थिर आवेश होने वाले घटनाओं का पता चलता है। देखिए, स्थिर विद्युत क्षेत्र उसे कहते हैं, मान के चलिए कि कोई विद्युत आवेश है तो वो अगर स्थिर अवस्था में है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्थिर विद्युत क्षेत्र कहेंगे। यानी स्थिर विद्युत क्षेत्र से जो आवेश है उसकी अवस्था क्या होगी, स्थिर अवस्था में होने की घटनाओं का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आगे चलिए, आगे इसमें कहा है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, इसके बारे में समझते हैं। मान के चलिए कि देखिए दोस्तों, ये एक कोई वस्तु है और ये एक वस्तु है, यहाँ भी कोई आवेश उत्पन्न हो रहा है, यहाँ भी कोई आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो मान के चलिए कि इसमें अगर प्लस आवेश उत्पन्न हुआ या अगर माइनस आवेश उत्पन्न हो गया, अगर यहाँ पे माइनस आवेश उत्पन्न हुआ यहाँ प्लस, तो अगर यहाँ पे अगर एक में माइनस और एक में प्लस उत्पन्न हुआ तो ये तो आकर्षण का गुण होगा। अगर एक में, दोनों में अगर माइनस माइनस उत्पन्न हो गया तो ये तो प्रतिकर्षण का गुण हो गया। तो इसमें जो उत्पन्न होगा, यानी इसमें जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, यानी ई वेक्टर बराबर ये हो जाएगा एफ वेक्टर बाई क्यू। देखिए, चूँकि यहाँ जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो विद्युत बल भी उत्पन्न होगा। एफ क्या है, विद्युत बल, यानी ये क्या है, विद्युत बल, विद्युत बल, ये क्या है, विद्युत बल। तो इसलिए ई वेक्टर बराबर क्या होगा, एफ वेक्टर
बाई क्यू। क्यू क्या है? आवेश। तो जो विद्युत क्षेत्र होगा यानी विद्युत क्षेत्र बराबर एफ वेक्टर बाई क्यू होगा। यानी किसी भी चीज़ में अगर आवेश उत्पन्न हो रहा है तो आवेश उत्पन्न हो रहा है तो उसमें विद्युत बल भी उत्पन्न होगा। अगर समान आवेश उत्पन्न होगा तो प्रतिकर्षण, अगर अलग अलग आवेश उत्पन्न होगा तो आकर्षण। ये तो जेन्युइन बात है, ये आप लोग जानते होइएगा। अब देखिए कहा है क्वेश्चन में क्या कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, संरक्षी होता है कि असंरक्षी होता है। तो देखिए दोस्तों, मान के चलिए कि अगर ये कोई बिंदु है, मान के चलिए कि ये बिंदु ए है और ये बी है, तो हमको यहाँ से बिंदु ए से बी तक ले कोई आवेश को यहाँ से यहाँ तक भेजना है। तो अगर आवेश को यहाँ से यहाँ तक अगर भेजना है तो हम क्या करेंगे, हम इस पर कोई फोर्स लगाएंगे, कोई बल, किसी भी तरह से अगर कोई बल लगेगा तभी ना ये यहाँ से यहाँ जाएगा। अगर इस पर बल नहीं लगेगा तो ये जाएगा नहीं। अब वो जिस माध्यम से बल लगे, या विद्युत बल लगे हैं या इसका कोई बाह्य बल लगे, कुछ भी लगे, अगर बिना बल लगे हुए यहाँ से यहाँ तक जाएगा नहीं। इस पर कुछ तो लगेगा, या तो विद्युत बल लगेगा या जो भी लगेगा। तो देखिए यहाँ से अगर यहाँ तक हमको भेजना है, मान के चलिए ये कोई आवेश Q है, Q आवेश था, Q आवेश से हमको यहाँ तक भेजना है। तो अभी तो हमने लिखा कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र यानी E वेक्टर बराबर क्या होगा, F वेक्टर बाई Q होगा। आगे देखिए F वेक्टर बाई Q होगा। तो अब मान के चलिए कि अगर हमको स्थिर विद्युत क्षेत्र का समाकलन अगर हम निकालेंगे, स्थिर विद्युत क्षेत्र का अगर हम लोग समाकलन निकालेंगे, मान के चलिए स्थिर विद्युत क्षेत्र भी बराबर, अगर इसका समाकलन निकालते हैं तो ये क्या होता है, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु पर निर्भर करता है। इसका समाकलन क्या होता है, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु पर निर्भर कर रहा है, यानी Q नॉट माइनस Q नॉट, ये क्या आ गया, कट के 0 आ गया। अब देखिए जो अंतिम बिंदु अगर प्रारंभिक बिंदु पर अगर निर्भर करे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संरक्षी। संरक्षी का मतलब होता है कि जो भी है यानी स्थिर विधि जो भी है वो संरक्षित है। कहने का मतलब है कि इसमें जो भी आवेश है वो अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु पर निर्भर कर रहा है, तो इसलिए स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, संरक्षी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, 1 कूलम्ब आवेश बराबर होता है, तो 1 कूलम्ब आवेश बराबर कितना होता है, ESU कितना होता है, यानी ESU में इसका मान निकालना है। 1 कूलम्ब आवेश का मान ESU में कितना होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ESU। तो समझिए ESU क्या होता है, ESU, तो ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैंडर्ड यूनिट। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैंडर्ड यूनिट। ESU का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैंडर्ड यूनिट। अगर कभी एग्जाम में ESU का फुल फॉर्म पूछे तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैंडर्ड यूनिट। अब देखिए पूछा है कि 1 कूलम्ब आवेश बराबर ESU में होता है। तो देखिए ESU क्या है, तो ESU ये क्या है, आवेश का CGS मात्रक है, आवेश का CGS। ESU क्या है, आवेश का CGS मात्रक है। तो 1 कूलम्ब आवेश बराबर क्या होता है, 1 कूलम्ब आवेश बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैंडर्ड यूनिट ESU। तो 1 कूलम्ब आवेश बराबर कितना होगा, 3 × 10⁹ ESU। चलिए देखते हैं आंसर, 3 × 10⁹ ESU यहाँ पे हो जाएगा ESU। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A नंबर। आगे देखिए 4 नंबर, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.8 × 10⁻11 कूलम्ब पर kg, 1.8 × 10⁻11 कूलम्ब पर kg। इसका आंसर क्या होगा, A नंबर हो जाएगा। आगे देखिए आगे 5 नंबर, दिए गए चित्र में X प्लेट पर आवेश पूछा है, यानी दिए गए चित्र में X प्लेट पर कितना आवेश होगा। देखिए इसमें क्या है
इसमें मान के चलिए कि यहाँ कोई ए बिंदु है, हमने यहाँ पे बिंदु बना दिया, यहाँ पे बी बिंदु है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 20 वोल्ट आवेश है और यहाँ पे कितना है 10 वोल्ट है, यानी यहाँ पर विभव कितना है 20 वोल्ट है और यहाँ पे कितना है 10 है। और आगे देखिए यहाँ पे C बराबर यानी संधारित्र कितना है 2 माइक्रोफैराड है। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है x, यानी यहाँ पे आवेश निकालना है। तो सबसे पहले हम विभवांतर निकालेंगे इसमें। तो देखिए सबसे पहले अगर हम विभवांतर निकालते हैं, यहाँ मैं निकाल देता हूँ साइड में। तो सबसे पहले अगर हम विभवांतर निकालेंगे, यानी विभवांतर अगर हम विभवांतर निकालेंगे तो ये विभवांतर अगर हम V बराबर निकालेंगे तो ये होता है VA माइनस VB होगा, यानी यहाँ का आवेश VA माइनस VB। तो ये कितना हो जाएगा 20 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट, तो ये आ जाएगा 10 वोल्ट। तो विभवांतर कितना आ गया 10 वोल्ट। अब देखिए अगर आवेश पूछा है, कहाँ पूछा है x पे आवेश पूछा है और x पे कितना है संधारित्र कितना है 2 माइक्रोफैराड है। तो यहाँ पे हम x पे आवेश बराबर हो जाएगा, मान के चलिए आवेश को अगर हम q से लिखे, यानी x पर आवेश q बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v इंटू सी। तो v कितना है, v तो यहाँ पे 10 निकल के आया है, तो 10 इंटू संधारित्र कितना है 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। और तो ये कितना हो जाएगा 10 गुना 20 माइक्रोकुलाम। तो इसका आंसर कितना आया 20 माइक्रोकुलाम ए नंबर। आंसर कितना होगा इसका ए नंबर। आगे चलिए आगे देखते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। ये ऊपर समझ में आया या नहीं समझ में आया तो चलिए एक बार हम फिर से समझाते हैं। ये जो एक प्लेट दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि यहाँ जो x प्लेट है इस पे आवेश कितना होगा। तो हमने माना कि ये कोई बिंदु A है और ये B है, यहाँ पर विभव 20 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है। तो ये दोनों का विभवांतर हम निकाले पहले, तो कितना हो जाएगा ये VA माइनस VB, यानी यहाँ पे 20 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है। तो हम 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 वोल्ट बचा। संधारित्र कितना है 2 माइक्रोफैराड है। तो x पे आवेश कितना है, x पे आवेश अगर हम निकालेंगे तो ये क्या x पे आवेश बराबर क्या होगा V इंटू सी। तो V कितना निकाले हैं हम 10 माइक्रोफैराड निकाल चुके हैं, तो 10 इंटू सी कितना है 2 माइक्रोफैराड, तो 2। तो ये कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड कूलम, यानी 10 दूना 20 माइक्रोफैराड कूलम। तो 20 कहाँ है ये नंबर आंसर। आगे चलिए 6 नंबर बोला है कि स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है। देखिए एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का विद्युत प्रतिरोध जो होता है ये होता है 1000 से लेके, अगर स्वस्थ मनुष्य का पूछे स्वस्थ मनुष्य का अगर सीक्वेंस में पूछे कि कितना होता है, तो ये होता है 1000 से लेके कितना 1 लाख तक। कितना होता है 1000 से लेके 1 लाख तक, 2.5 से 11,000 10,000 लाख 1 लाख तक। तो अगर पूछे कि कितना के बीच में होता है, तो 1000 से 1 लाख तक। अगर लगभग में पूछे कि लगभग कितना होता है, यानी लगभग अगर एग्जैक्ट डाटा पूछे कि लगभग में कितना होता है, तो ये हो जाएगा 50,000। कितना हो जाएगा 50,000 ओम, अगर लगभग में पूछे तो। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं कितना है। स्वस्थ मनुष्य का शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, तो 50,000 यहाँ पे लगभग में दिया हुआ है, तो ये लगभग में कितना हो जाएगा 50,000 ओम। अगर देखिए ये तो ऐसे पूछा कि एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, तो 50,000 वोल्ट। अगर कभी कभी क्वेश्चन अगर घुमाने का मन हो तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपसे अगर घुमा के पूछ देगा कि हाँ अगर शरीर शुष्क हो तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो अगर कभी शरीर शुष्क होता है, अगर घुमा के अगर पूछ दे कि मान के चलिए कि अगर शरीर शुष्क हो तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो उसमें चेंज हो जाता है। तो अगर शरीर शुष्क हो तो प्रतिरोध हो जाएगा, उसका प्रतिरोध हो जाएगा 10,000। अगर शरीर शुष्क हो तो प्रतिरोध कितना हो जाता है 10,000 ओम। अगर वही शरीर अगर गीला हो, अगर शरीर गीला हो तो प्रतिरोध कितना होगा, तो प्रतिरोध हो जाएगा 1000 ओम।
अगर कभी एग्जामिनर का मन किया कि हम घुमाएं तो वो पूछेगा कि शरीर शुष्क हो तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो उसका प्रतिरोध याद रखिएगा 10,000 होगा। अगर शरीर कभी गीला हो तो गीला अगर पूछे कि गीला शरीर अगर मनुष्य का गीला शरीर का प्रतिरोध कितना होगा तो 1,000। अगर वो कभी पूछ दे कि मनुष्य का शुष्क शरीर का प्रतिरोध कितना होगा तो 10,000। तो ये 2 मेन फैक्ट्स है, इसको याद करके रखिएगा। ऐसे हमारा एग्जाम में एकदम सीधा सा पूछा है कि स्वस्थ मनुष्य का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, तो लगभग में एग्जैक्ट डाटा कितना होता है 50,000। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 50,000। इसका आंसर ए नंबर होगा 50,000। आगे चलिए, आगे है तो देखिए निकेल क्या है, निकेल लौह चुंबकीय होता है। निकेल क्या होता है, लौह चुंबकीय होता है। यहाँ तो निकेल दिया हुआ है, देखिए निकेल कोबाल्ट और लोहा ये तीनों क्या होते हैं, लौह चुंबकीय होते हैं। तो निकेल, कोबाल्ट, लोहा, ये सब क्या है, ये लौह चुंबकीय होते हैं। लौह चुंबकीय होते हैं। इस वाला में तो हमसे निकेल पूछा था, अगर वो कोबाल्ट भी देता तो इसका आंसर क्या होता है, लौह चुंबकीय। अगर वो लोहा भी देता तो इसका आंसर क्या होता है, लौह चुंबकीय। तो याद रखिएगा निकेल, कोबाल्ट, लोहा ये सब क्या होते हैं, लौह चुंबकीय होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निकेल क्या है, लौह चुंबकीय है, सी नंबर इसका आंसर होगा। आगे देखिए समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बोला 8 नंबर, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी दोनों क्या होता है, अनंत होता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों क्या होता है, अनंत होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और इसमें प्लस ऐड कर लीजिए फोकस दूरी। ये दोनों क्या होते हैं, अनंत होते हैं, अनंत होगा। ये दोनों याद रखिएगा। यहाँ तो वक्रता त्रिज्या पूछा है, अगर कभी फोकस दूरी भी पूछ ले तो दोनों अनंत होता है। आगे आइए, आगे देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। आगे लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डायऑप्टर, यानी लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होगा, डायऑप्टर। आगे 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा आई, आधार धारा आईबी एवं संग्राहक धारा आईसी में संबंध है। तो सबसे पहले हम एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाते हैं, दिखा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाएंगे। तो देखिए ये होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, यहाँ पे संग्राहक धारा होता है, यहाँ पे ये एन, ये पी होगा, ये एन होगा। यहाँ पे आधार धारा होगा और यहाँ पे उत्सर्जक धारा होता है। देखिए यहाँ पे चूंकि बोला हुआ है उत्सर्जक धारा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उत्सर्जक धारा, उत्सर्जक धारा बराबर कितना है, आई ई। उसके बाद आधार धारा आई बी। उसके बाद संग्राहक धारा ये होता है आई सी। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर होता है उत्सर्जक धारा, यानी ये जो है उत्सर्जक धारा है, उत्सर्जक धारा। अच्छा ये क्या है, ये बी, ये आधार धारा है, आधार धारा। और ये सी जो है ये संग्राहक धारा है, संग्राहक धारा। देखिए इसमें दिया है उत्सर्जक धारा आई, आधार धारा आई बी और संग्राहक धारा आई सी। यहाँ पे लिखा हुआ है उत्सर्जक धारा आई, आधार धारा आई बी और संग्राहक धारा आई सी। हमने लिख लिया उत्सर्जक धारा आई, आधार धारा आई बी और संग्राहक धारा आई सी। तो सबसे पहले यहाँ पे उत्सर्जक धारा होता है, अच्छा जो दिया है ई, और आधार धारा बी
और देखिए संग्राहक धारा सी दिया है। अब इसमें संबंध क्या होता है, संबंध इसमें होता है यानी आई ई, यानी ये जो उत्सर्जक धारा, मान के चलिए कि यहाँ जितना धारा उत्पन्न होगा, जो भी उत्सर्जक धारा उत्पन्न होगा वो आधार धारा और संग्राहक धारा का योग के बराबर यहाँ पे उत्पन्न होता है। यानी ये हो जाएगा आई बी और प्लस आई सी, यानी उत्सर्जक धारा जितना उत्पन्न होगा ये आधार धारा और संग्राहक धारा का योग, यानी इन दोनों का योग के बराबर यहाँ पे धारा उत्पन्न होगा। उत्सर्जक धारा बराबर क्या होता है, आधार धारा और संग्राहक धारा दोनों के योग के बराबर यहाँ पे धारा उत्पन्न होता है। तो ये हो जाएगा आई बी बराबर आई बी प्लस आई सी, यानी आई बी क्या है, आधार धारा, और आई सी क्या है, उत्सर्जक धारा। इन दोनों के योग के बराबर यहाँ पे क्या होगा, उत्सर्जक धारा उत्पन्न होगा। चलिए तो देखते हैं इसका। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं है, सब माइनस में है। यहाँ पे आई बी बराबर आई प्लस आई बी, तो ये तो नहीं है। यहाँ पे ये नहीं है, अच्छा माइनस में दिया हुआ है। अच्छा वो हाँ देखिए दोस्तों, तो इसमें क्या किया है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये क्या किया है कि हम यहाँ पे आई ई छोड़ देंगे और यहाँ पे इसमें आई सी, अच्छा वो चलिए इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी आई बी, और यहाँ पे ये बच जाएगा आई सी। तो ये हो जाएगा आई सी बराबर आई ई माइनस आई बी। तो चलिए आई सी बराबर आई ई माइनस आई बी देखते हैं। आई सी बराबर आई ई माइनस आई बी, ए नंबर आंसर, इसका आंसर ए होगा। चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कथन और कारक के क्वेश्चन है। इसमें 11 से लेकर 15 तक जितने भी क्वेश्चन है वो